साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान एक बहुत बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा नहीं पाया, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये मुद्दा दोस्तों वक्फ कानून से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है, केंद्र सरकार के स्टैंड से जुड़ा है। और यकीन मानिए, मैंने तो कुछ वीडियो देखे, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक सख्त स्टैंड लिया है वो वास्तव में अभूतपूर्व है। केंद्र सरकार ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अगर सही मायने में कहिए तो ब्रह्मास्त्र चल दिया है, इस प्रकार का स्टैंड लिया है, जिसके बाद ये देखना दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब क्या करते हैं। उनकी अध्यक्षता में जो खंडपीठ सुनवाई कर रही है, जो बस कुछ ही दिनों के बाद 5 मई को सुनवाई होने वाली है, आखिर वो क्या कहते हैं। और याद रखिए, इस बार का जो हलफनामा है ना दोस्तों, जो मेरे ख्याल से 25 अप्रैल को हलफनामा दाखिल किया गया है, इसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। केंद्र सरकार ने इसमें साफ तौर पे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये अंतरिम तरीके से रोक लगा देता है या रोक लगा देता है, वो किसी भी तरीके से संविधान सम्मत नहीं है। केंद्र सरकार ने दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कही हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। और इन सवालों के जवाब में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आप बताइए कि हमने जो कानून बनाया है उसमें कहां पर संविधान की धाराओं का उल्लंघन हुआ है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि किस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आपको लग रहा है कि इस पर अंतरिम रोक लगा दी जाए। और उसके बाद केंद्र सरकार ने ये साफ साफ कहा है, ये बड़े सवाल हैं दोस्तों जो हर इंसान को पता होना चाहिए। आज जब हर कानून को सुप्रीम कोर्ट ले जाकर रोक देने की कोशिश करते हैं, केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि आप सुनवाई कीजिए और आप अपना फैसला सुनाइए। यह अंतरिम रोक का कुछ नहीं है, आप सीधा फैसला सुनाइए। और स्पष्ट कहा है कि संविधान सम्मत होने की वजह से कोर्ट इस पर रोक नहीं लगा सकता। कई बड़े सवाल हैं, आज मैं उसे डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। जरूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। बड़े सारे पॉइंट्स मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम, हर हर महादेव। दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं जो आपको कह रहा हूं ना दोस्तों कि ये ब्रह्मास्त्र है, दरअसल इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जो बातें कही है ना, वो अपने आप में असाधारण है। आप हेडलाइन देखिए, अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती। याद कीजिए एनजेएसी 2015 में सरकार, पूरी संसद, सभी विधानसभा, उसके बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट में रोक लग गई। पहली बार ये स्टैंड लिया है। और जो सरकार के वकील, सॉलिसिटर जनरल वहां बोल रहे थे ना कि आप कोई फैसला मत सुनाइए, पहले हमारी बात सुनिए, फिर 7 दिन का समय मांगा। इसीलिए मांगा, जानते हैं 1332 पन्ने का हलफनामा है। और यह साफ साफ कहा है कि जो लोग याचिका लेकर आए थे ना कि कानून को रोक दीजिए, वो शरारतपूर्ण झूठी कहानी गढ़कर आए थे। सरकार ने साफ कहा दोस्तों कि भाई कानून बनाने की हमारे पास संविधान सम्मत शक्ति है, उसी के आधार पर हमने बनाया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखिए केंद्र ने क्या कहा, मैं जरा एक आध लाइन पढ़ता हूं। केंद्र ने कहा कि संसद से पारित ऐसा कानून जो संवैधानिक आधार पर खड़ा हो, उस पर आप पूर्ण रोक नहीं लगा सकते। साफ स्पष्ट कहा है। केंद्र ने कहा कि यह कानून में स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक न्यायालय किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगाएंगे और मामले पर अंतिम रूप से निर्णय लेंगे।
संवैधानिकता की एक धारणा है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर लागू होती है। आप देखिए, अभी तो तर्क आएगा, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने क्या कहा? भाई, हम भारत के लोग, इस देश में सबसे बड़ी सार्वभौमिक शक्ति किसके पास है? अगर संविधान ने जनता को दिए तो जनता की भावनाएं संसद में रिफ्लेक्ट होती है। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, वो संविधान सम्मत है, तो आप रोक कैसे लगाएंगे? और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इंटरिम स्टे वायलेट सेपरेशन ऑफ पावर्स। केंद्र सरकार ने कहा कि जब हमने कानून बना दिया, अब अदालत में इसकी सुनवाई होगी। कब तक लंबित रहेगा पता नहीं। इस दौरान आप आंशिक या पूर्ण रोक नहीं लगा सकते। फिर तो सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? भाई, कानून बनाने की शक्ति संविधान ने संसद को दी है, हम कानून बनाते हैं और आप जब तक सुनवाई करेंगे उस पर रोक लगा देंगे। तो फिर ये सेपरेशन ऑफ पावर कहां है? और मैं देख रहा था दोस्तों, पूरे के पूरे हलफनामे में एक बात जो एकदम पूरी ताकत के साथ केंद्र सरकार ने कहा है, वो ये कहा है कि आप अंतरिम रोक नहीं लगा सकते। इसका केंद्र सरकार ने विरोध किया है। मैं कुछ पॉइंट पढ़कर बताता हूं। यह कानून निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छा का प्रतिबिंब है, क्योंकि यह संसद में पास हुआ है, विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया, बहुमत ने पारित किया है, और तो और इसके लिए बाकायदा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई। 36 बैठक, 97 लाख से ज्यादा हितधारकों ने अपने सुझाव और ज्ञापन दिए। यानी करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने, जो जेपीसी बनी थी ना, वो 10 शहरों का दौरा किया, जनता के बीच जाकर उसके विचार जाने, और फिर संविधान के अनुरूप इसको पारित किया गया है। यानी जिसमें 97 लाख लोगों से विचार लिए गए, जेपीसी की बैठक हुई, देश के अलग अलग शहरों में बैठक हुई, फिर पार्लियामेंट में बहस हुई, और उसके बाद बहुमत से पारित किया गया। आप 2.5 घंटे बैठते हैं और आप रोक देते हैं। तो फिर यानी कि संविधान की शक्ति कहां गई? यह सवाल पूछा गया है दोस्तों। यह अपने आप में केंद्र सरकार ने पहली बार यह स्टैंड लिया है, आप समझ लीजिए। और सिर्फ स्टैंड नहीं लिया। अब आइए आपको वक्फ के बारे में, इसमें बड़े जबरदस्त खुलासे हुए। इसमें जानते हैं क्या कहा गया है कि 2013 के बाद से किस प्रकार वक्फ की संपत्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जो केंद्र सरकार ने नहीं कहा, मैं कह देता हूं कि ये जो चल रहा है ना गजवाए हिंद, कि पूरा देश हड़प लेना है, वो कर रहा है ये वक्फ बोर्ड। वो भारत सरकार ने जो हलफनामा दिया है, जानते क्या कहा है? आप हैरान हो जाएंगे। इस हलफनामे में कहा गया है कि मुगल काल से पहले, मुगल काल के बाद, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद वक्फ के पास जितनी जमीन आज तक थी वो सब जोड़ लीजिए, और 2013 के बाद से लेकर अब तक उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हो गई। 116% की बढ़ोतरी हो गई। इसमें डेटा दिया हुआ है दोस्तों, वरना आपको पता भी नहीं चलता। मतलब मुगल काल से पहले, मुगल काल के बाद, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता से लेकर 2013 तक भारत में कुल वक्फ की संपत्तियों की संख्या थी 18,29,163 एकड़, यानी 18,29,000 एकड़, एक रफ फिगर बता रहा हूं। और 2013 के बाद जानते हैं कितनी वृद्धि हुई है? 20,92,072 एकड़ की वृद्धि हुई है। यानी आप मुगल काल से भी पहले 2013 तक सिर्फ 18,29,000 एकड़ जमीन है, और 2013 के बाद आपने करीब करीब 21 लाख एकड़ जमीन छीन लिया। जहां हाथ रखे वही आपकी जमीन हो गई। और इस हलफनामे में एक एक राज्य की कहानी है। आप जैसे जम्मू कश्मीर, भाई सबसे अधिक मुस्लिम है, बल्कि सारे मुस्लिम है कश्मीर में। 2013 तक यहां पर 1 एकड़ भी जमीन नहीं थी, 0.4199। तो
तो क्या जहां पर बाकी हिंदू हैं वहीं आपको वक्फ मिलता है, कश्मीर में नहीं मिलता? झारखंड आप देखिए, यहां 2013 तक कोई प्रॉपर्टी नहीं थी और 2013 के बाद इसके पास 1085 एकड़ 698 संपत्ति हो गई। ये झारखंड की कहानी है। तमिलनाडु, वहां 43,623 वक्त प्रॉपर्टी थी 2013 में और उसके बाद अभूतपूर्व वृद्धि। इसमें दोस्तों केरल की चर्चा है। दिल्ली में देखिए 9 प्रॉपर्टी थी सिर्फ 2013 तक और 1 एकड़ भी नहीं, 0.03698 एकड़ 2013 तक। लेकिन 2013 के बाद 1038 प्रॉपर्टी हो गई और 28 एकड़ से भी अधिक जमीन। आप कल्पना कीजिए, ये भारत सरकार का डेटा है दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी ने दे दिया, पूरी तैयारी करके आई है। और ये कैसे हुआ जरा सोचिए। वक्फ बाय यूजर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है, क्या आप वक्फ बाय यूजर कैसे कर देंगे, कैसे हटा देंगे, कहां से लाएंगे ये दस्तावेज? अब आप सोचिए, अगर वक्फ बाय यूजर को आपने हटा दिया, जो केंद्र सरकार ने लाया कि भैया ये नहीं चलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा, फिर तो जितनी संपत्तियां अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने हड़प ली हैं, उसको आपने तो कानूनी मान्यता दे दी। भाई यहां राम मंदिर के लिए केस लड़ रहे थे तो पूछा जाता था कागज कहां है? बताइए, जिस देश में हिंदुओं की बहुसंख्यक आबादी है, वहां आज भी भाई काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का कृष्ण मंदिर कागज मांगते हैं। लेकिन वक्फ ने जिन जमीनों को हड़प लिया है उसके लिए कागज नहीं चाहिए। और मजे की बात जानते क्या है केंद्र सरकार ने क्या कहा है? आप सुनिए। इसमें यह कहा है कि भारत में जो कानून है उसमें पहले से ही यह तय था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यह आज का कानून नहीं है, अंग्रेजों के समय भी कानून था भैया। 1995 में भी जो कानून था उसमें भी दर्ज है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर नहीं था। जब 2014 में समझ में आ गया मनमोहन सरकार को, सोनिया गांधी को, कि अब हमारी सरकार नहीं बचेगी, तो 2013 में जाते जाते चुपके से लिख दिया वक्फ बाय यूजर। और उसके बाद इतनी ताकत दे दी कि जहां भी वक्फ अपना हाथ रख दे ये संपत्ति उसकी हो जाए। केंद्र सरकार ने एक और बड़ी बात कही है दोस्तों, और बड़ी महत्वपूर्ण है, कि जब 1995 में कानून बना तब तो आपने सुनवाई नहीं की। अब ये लिखा नहीं है लेकिन इसके हम आपको वो बता रहा हूं। 1995 में कानून बना, आपने सुनवाई नहीं की, कोई रोक भी नहीं लगी। 2013 में चुपके से बदलाव कर दिया, कानून ही बदल दिया, तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रोक नहीं लगी। अब जब हमने 2025 में कानून बनाया तो इस पर रोक लग जाएगी। क्यों भाई? आखिर वो पैमाना क्या है? केंद्र सरकार ने दोस्तों एक और बात स्पष्ट कर दिया है, और यह बात यह है कि सरकारी संपत्तियों पर अगर कुछ विवाद है, अगर आपके पास इसके आधार नहीं है, तो उसको वापस लिया जाएगा। यह कानून में हमने बनाया है। सरकार ने कहा है कि देश भर में ऐसे कई मामले आए हैं जहां वक्फ बोर्ड ने सरकारी संपत्तियों पर अपना दावा किया है, वो भी बिना किसी ठोस दस्तावेजों के। इसमें कलेक्टर ऑफिस, सरकारी स्कूल, एएसआई संरक्षित धरोहर, नगर निगम की जमीन है। इन सब को रोकना है हमें, और इसीलिए मैं ये कानून लेकर आया हूं। ये लिखा हुआ है दोस्तों। तो अब आप देखिए एक एक करके कि आप रोक नहीं सकते, इसका तर्क दिया गया। वक्फ बाय यूजर, उसके लिए तर्क दिया गया है। तीसरी चीज, गैर मुस्लिमों को शामिल करना, एक ये मुद्दा था। केंद्र सरकार ने इस सवाल का भी बहुत ही बखूबी जवाब दिया है दोस्तों। केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद केवल एडवाइस देने का काम करता है, जमीनों का प्रबंधन नहीं करता है। दूसरी बात, राज्य वक्फ बोर्ड, ये तो सेक्युलर माना जाता है। भाई वक्फ जो है वो मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं है, वैधानिक निकाय है।
ये जमीनों का देखभाल करता है, जमीनों का काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, ये धर्मनिरपेक्ष है। और केंद्र सरकार ने याद दिलाया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के ही ऑर्डर से, कि आपने ही इसको सेक्युलर बॉडी माना है और उसमें आपने इसको मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं माना है। एक और तर्क दिया है कि इसमें 22 सदस्य हैं, अधिकतम 4 मुस्लिम सदस्य होंगे, जबकि राज्य बोर्ड में 11 सदस्य होंगे और अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य ही हो सकते हैं। यह भी बताया कि जो हिंदू ट्रस्ट होते हैं ना, उससे आप इसकी तुलना नहीं कर सकते, यह बहुत ताकतवर ट्रस्ट है। दूसरी बात, आप एक और तर्क दिया गया है दोस्तों कि वक्फ बोर्ड तो हिंदुओं की जमीन को भी छीन लेता है। भाई वक्फ बोर्ड ने 1400-1500 साल पुराने मंदिर को हड़प लिया, आपने भी देखा है दोस्तों। तो भाई इसमें तो हर किसी को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये इतने बड़े तर्क हैं दोस्तों, इतना बड़ा तर्क है। और इसके बाद आखिर में, ये तो मैंने आपको बताया ना कि ये 1332 पन्नों का हलफनामा है। और उसके बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण तर्क दिया है केंद्र सरकार ने कि भाई 2013 में या 19 जो ये पहले वाला कानून है, उसमें तो ये बता दिया गया था कि अगर वक्फ ने किसी की जमीन छीन ली तो वो न्यायालय भी नहीं जा सकता। हमने 2025 के कानून में क्या किया, अधिनियम में हमने ये सुनिश्चित किया है कि अगर किसी को परेशानी है तो वो कोर्ट तक पहुंच सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसके लिए उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा कि क्या हमने संविधान का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करते हुए यह कानून बनाया है? क्या हमने संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं उसको अतिक्रमण करते हुए बनाया है? क्या इस कानून से किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? और आखिर में सरकार ने साफ साफ कहा कि आप इस कानून पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं ने अपनी ताकत का, जो उसको दिए गए काम, उसका उपयोग करते हुए यह बनाया गया है। केंद्र सरकार ने दोस्तों एक बात तो जरूर कहा है कि आप पूरा सुनिए, हम चाहते हैं कि आप पूरा सुनिए और आखिरी फैसला सुनाए, यह अंतरिम रोक नहीं चलेगा। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो अधिकार है, वो सुन सकती है, लेकिन यहां कई सवाल तो खड़े हो गए ना। भैया 1995 में आपने क्यों नहीं सुना, 2013 में क्यों नहीं सुना, आज आप क्यों सुन रहे हैं? वो केंद्र सरकार जानती है कि जो लोग भी पहुंचे हैं ना, वो झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारा मस्जिद छीन लेंगे, हमारा मदरसा छीन लेंगे। कुछ नहीं होना है भाई। जब अश्विनी उपाध्याय या बाकी लोग गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने यही पूछा था ना, क्या आपकी कोई जमीन छीनी गई है क्या, तो आप क्यों आए? तो यहां भी तो सवाल पूछना चाहिए ना, जो याचिका करता आए हैं, कि क्या आपको क्या असर पड़ा, आप ही को क्या पड़ा, जरा बताइए। मैं तो एक बात जानता हूं दोस्तों, ये तो चूंकि पहलगाम का एक बहुत बड़ा हादसा, आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया, भारत पाकिस्तान के तनाव इस समय बहुत गंभीर परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखिए 5 मई को इस पर सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस खन्ना के रिटायरमेंट में भी बहुत दिन समय नहीं बचा है, तो इस मामले में जो भी होना है वो होगा। मुझे ऐसा लगता है, या मुझसे अगर पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कायदे से, चूंकि आप एक संविधान प्रदत्त शक्ति के आधार पर बने हुए कानून की समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को देना चाहिए, जिसमें कम से कम 5 जजेस होंगे और तब इसकी सुनवाई होनी चाहिए। मुझे इसकी संभावना लग रही है। केंद्र सरकार ने दोस्तों जो हलफनामा दिया है उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है, इसके बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज़रूर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही दोस्तों HB मेलोडी पर कल ही एक नया गीत अपलोड करूँगा, तो ज़रूर आप देखते रहिए। एक मंत्र तो मैंने अपलोड किया है, तो वहाँ भी जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।